एट स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थी आज सेवेंथ चैप्टर जो है 7वां पार्ट आज सीखने जा रहे हैं। और ये अपने टर्मिनल का आखिरी पार्ट है, ये भी ध्यान में रखें। ये पार्ट के साथ आपका पहले सत्र का फर्स्ट टर्म का पोर्शन पूरा हो जाएगा और इसीलिए इसको बहुत ध्यान से सीखना है। ये हफ्ते में आपकी जो पहली सत्र परीक्षा, पहली टर्मिनल एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा का पोर्शन पूरा होने जा रहा है। और अभी भी मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप पढ़ाई में बहुत पीछे हैं। मैं एक बार पढ़ा देने के बाद दोबारा पढ़ा नहीं सकता हूँ, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। जो पीछे छूट गए उन्होंने अपनी कॉपियाँ पूरी कर लेनी है। पेरेंट्स ने इस बात को ध्यान देना है कि हम जो कुछ सिखा रहे हैं ये सब वीडियो मौजूद हैं। मैं बीच बीच में पुराने वीडियो भी डाल रहा हूँ जिससे कि किसी का पीछे रह गया है तो वो भी वो पूरा कर ले। परंतु लिखना, पढ़ना, पेपर देना स्टूडेंट्स का काम है, टीचर का काम पढ़ाना है, मदद करना है, लेकिन पेपर विद्यार्थी ने देना है क्योंकि उसका ही पास फेल होना नहीं। इसलिए ध्यान दे, आखिरी चैप्टर की ओर हम चल रहे हैं जिसको कहते हैं विचरण या वेरिएशन। विचरण का मतलब क्या है ये भी आप लोग ध्यान से सीख लें कि विचरण जो होता है वे दो राशियों पर निर्भर करता है कि एक राशि दूसरी राशि पर या एक पद दूसरे पद पर निर्भर करता है। जैसे अगर हमारे पास कॉपी है, नोटबुक है, तो हम लोग दो बातें हैं। जैसे आपकी कॉपी में अभी मैंने बताया कि आपका पोर्शन 1 से लेके 8 पार्ट तक का है, तो इसी का मतलब है कि मैंने 1 से लेके 7 पार्ट पढ़ा दिए। इसका मतलब है कितने पार्ट रह गए? 1। मतलब जितना मैं ज्यादा पढ़ाते जाऊंगा उतने ही पाठों की संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 7 पार्ट पढ़ा दिए, मतलब कितने पार्ट बचे? 1। जब मैंने 1 पार्ट पढ़ाया था 7 पार्ट बचे थे। जब मैंने 2 पार्ट पढ़ाए 6 पार्ट बचे। जब मैं 4 पार्ट पढ़ा चुका था तो 4 पार्ट बचे। जब मैं 7 पार्ट पढ़ा चुका हूं तो अब सिर्फ 1 पार्ट बचा। मतलब एक तरफ जब संख्या बढ़ रही है तो दूसरी संख्या घट रही है, और घट रही है, एक बढ़ना और दूसरे घटने को कहते हैं अप्रत्यक्ष विचरण। एक बढ़ रहा दूसरा घट रहा है। जैसे आपके पास किताब 100 पेज की किताब है, जैसे जैसे आप पन्ने पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बचे हुए न पढ़े हुए पन्नों की संख्या क्या होती जाएगी? घटते जाएगी। जैसे जैसे आप बाल्टी में पानी भरेंगे वैसे वैसे रिकामा जो खाली भाग है वो कम होते जाएगा, भरा हुआ भाग बढ़ते जाएगा। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। इसी को अप्रत्यक्ष कहते हैं। अब प्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष के अंदर जो होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा अंक मिलेंगे, आप कम पढ़ाई करेंगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो एक बढ़ गया तो दूसरा भी बढ़ गया। आपने बहुत पढ़ाई की, जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको खूब मार्क्स मिलेंगे। जो कम पढ़ रहे हैं उनको कम मिलेंगे, जो मीडियम पढ़ रहे हैं उनको मीडियम मिलेंगे। मतलब एक पढ़ाई बढ़ी तो अंक भी बढ़े, पढ़ाई घटी तो अंक भी घटे। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा पहला घट रहा है। तो इन दोनों को दर्शाने के लिए ये चिन्ह जो दिख रहा है, अल्फा का चिन्ह, अल्फा जो अपने टीवी पे भी अपन कहते हैं अल्फा, ये अल्फा जो है वो विचरण का चिन्ह है। अल्फा जो होता है वो विचरण का चिन्ह होता है, और इसके द्वारा दो पदों के बीच में ये बातें लगाई जाती है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह लगाना है कि वृत्त की परिधि सी, परिधि मतलब आपको मालूम है ये सी, और त्रिज्या आर, त्रिज्या आर, यह समानुपात में होती है। समानुपात क्या होता है? प्रत्यक्ष विचरण में होती है। तो कैसे लगाएंगे? परिधि और त्रिज्या के बीच में अल्फा का चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या बन गया? प्रत्यक्ष विचरण। इतना ही उत्तर है इसका। दूसरे में देखिए, पहले का दूसरा, कार में भरा हुआ पेट्रोल, पेट्रोल लीटर में होता है इसलिए एल लिया, तथा उसकी तय की गई दूरी डी। आप सभी लोग जानते हैं कि जितना पेट्रोल होगा उतनी ज्यादा गाड़ी चलेगी, जितना पेट्रोल होगा उतनी ज्यादा गाड़ी, जितना कम पेट्रोल होगा उतनी गाड़ी कम चलेगी। मतलब पेट्रोल बढ़ा तो गाड़ी ज्यादा चली, पेट्रोल घटा तो गाड़ी कम चली। यह प्रत्यक्ष विचरण होने के कारण ये दोनों के बीच में, एल का मतलब है लीटर में पेट्रोल, डी का मतलब है डिस्टेंस, ये दोनों प्रत्यक्ष विचरण है। तो सवाल यहाँ पे उतार के इसको आप लोगों ने लिख लेना है।
अब सवाल हल करना हम सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो ये कैसे हल किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल आपने बनाना है और हल करके उत्तर भरना है। टेबल में हल करके उत्तर भरना है आपने। तो उसके अंदर कुछ बातें दी, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि सेबों की संख्या x और मूल्य y, संख्या और मूल्य, इसके बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसा आप टेबल भी बनाएंगे। एक यहाँ पे है आप 1, 8, 4, 32, 56, 12 और 160, ये सब मान यहाँ पे आपके मौजूद है। अब ये जो रिक्त स्थान है 1, 2, 3, इसको आपने भरना है। प्रश्न में कहा है कि सेब का मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे सेब का मूल्य तथा सेब का मूल्य तथा सेब की संख्या। ये प्रत्यक्ष विचरण में है, यहाँ पे प्रत्यक्ष विचरण में है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। फिर से दोहरा रहा हूँ, सेब का मूल्य ये है y, सेब की संख्या है x और ये प्रत्यक्ष विचरण में इस प्रकार से सेब की संख्या का मूल्य y रुपए और सेब की संख्या x, इसके अंदर क्या है? प्रत्यक्ष विचरण है। अब इसके आधार पे सवालों को कैसे करने का? अब यहाँ पे x के मान ये है, y के मान इधर दिए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका समीकरण बनाना पड़ेगा। y बराबर, जो बाद में आता है उसको k के साथ गुणा करते हैं। k का मतलब होता है अचरांक या कांस्टेंट। फिर हम क्या करेंगे? x को इधर लेके जाएंगे। y बराबर x बटे k। y का मान कितना है? देखिए y का मान यहाँ पर पहले वाले भाग में 8 और इसका मान कितना? 1, तो इसका मान आ गया ये पहले के लिए k का मान आ गया, इसलिए k बराबर 8। दूसरे वाले में देखिए y का मान यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। y बराबर 8 और x बराबर 1 के लिए ये उत्तर आया। फिर y बराबर दूसरे में कितना है? 32 और x का मान कितना है? 4। अब यहाँ पे इसको भर रहे हैं हम लोग। y की जगह मैं कितना भरूंगा? ऊपर 32, x की जगह मैंने कितना भरा? 4 बराबर k। ये भाग यहाँ पे भर रहा हूँ। तो 4 एकम 4, 4 8 32। फिर से k का मान कितना आ गया? 8। k का मान यहाँ पे 8। तो यहाँ पर भी पहले के लिए भी k का मान 8 आया, दूसरे के लिए भी k का मान कितना है? 8 आया। अब ये पहले और दूसरे के आधार पर अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले और दूसरे के आधार पर अपने को यहाँ पर अब इन तीनों के मान निकालने हैं। तो अब सबसे पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। किसकी सहायता से समीकरण बनेगा? ये सबसे मेन बात है, इसकी सहायता से लिखो समीकरण बनाना। अब यहाँ पे लिखेंगे y बटे x बराबर k। y बटे x बराबर k का मान कितना निकला? दोनों भी जगह 8 लिख दिया मैंने। अब 8 लिखने के बाद अब हमको बारी बारी से ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक के नीचे एक लिखेंगे। पहला भाग 1। यहाँ पे क्या दिया है? y का मान है 56, y का मान है 56, तो x का मान निकालना है। ये वाला y का मान है 56, तो x का मान निकालना है। तो इसमें रखेंगे y की जगह लिखेंगे 56, x का मान बराबर 8। अब क्या होगा? 8 इधर आएगा, x इधर जाएगा, तो 56 बटे 8 बराबर x, कटेगा 8, इसलिए x का मान आ गया 7। ये पहला उत्तर आ गया। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पहला उत्तर आपको यहाँ पे मिला 7, ये आ गया। फिर इसके बाद दूसरा वाला पद देखिए, यहाँ
दूसरा वाला इसके अंदर x का मान है 12, y का मान नहीं मालूम तो क्वेश्चन मार्क। फिर से ये समीकरण उतारेंगे, उसे ये वाला समीकरण उतारेंगे, ये वाला y बटे x, तो y का मान अपने को नहीं मालूम, x का मान आ गया आपका 12 बराबर क्या हो गया 8। अब यहाँ पर ये पद इधर आया था, अब क्या होगा y का मान y पहले से मौजूद था, तो ये इधर जाएगा तो भाग का क्या हो जाएगा गुना, 8 गुना तो 12 अट्ठे 96। इस प्रकार से y का मान आ गया 96, y का मान आ गया 96, ये 96। तीसरा, अब तीसरे वाले के लिए यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ। तीसरा वाला है कि x का मान मालूम नहीं, y का मान निकालना है, सॉरी y का मान है 160 160। फिर से इसी समीकरण को नीचे लिखेंगे, y की जगह 160, x की जगह मालूम नहीं, k का मान 8, फिर से इसके जैसा ही होगा, 8 इधर जाएगा और x उधर जाएगा, ये इधर 8 एकम 8 8 दूनी 16 20 बार, इसलिए x का मान आ गया 20, x का मान आ गया 20। अब ये पूरा सवाल आपने उतारना है, देखिए कैसे कैसे किया, ये 3 सवाल एक साथ है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक, इसलिए मैंने सबसे आखिरी में इसको छोड़ा था कि ये सवाल बड़े हैं, आपको करते आने चाहिए। रिपीट कर रहा हूं मैं पूरा सवाल, और फिर उसके बाद कुछ सवाल आपने करने हैं। यहाँ पे सेब लिए संख्या 1 4, उसका मूल्य है रुपए में 8, रुपए में 32। यहाँ पे 56, तो फिर उसके लिए कितना आएगा, 12 के लिए क्या आएगा, 160 के लिए क्या आएगा, ये अपने को निकालना। प्रश्न में लिखा है कि सेब का मूल्य तथा उसकी संख्या प्रत्यक्ष विचरण में है, आपने लिखना है इस पे प्रत्यक्ष विचरण में है। प्रत्यक्ष विचरण, पहले मूल्य की जगह, मूल्य क्या था y, संख्या की जगह x, और प्रत्यक्ष विचरण मैंने बताया ये चिन्ह आ जाता। अब इसको समीकरण में बदलने के लिए जो दूसरा भाग में भाता था उसके साथ k का गुणा करेंगे, k को बोलते हैं अचरांक कांस्टेंट, ये इधर जाएगा तो गुणा का हो गया भाग में, तो y बटे x बराबर k, ये अपने को समीकरण मिल गया आधा। अब y और x का मान यहाँ से भरेंगे, y की जगह थी 8 और x की जगह 1, 8 और 1 भरा मैंने, तो 8, k का मान कितना 8 आ गया। फिर y की जगह 32, k की जगह 4, 32 और 4 भरा, या y की जगह 32, x की जगह 4, 4 एकम 4, 4 8 32, k का मान दोनों की जगह 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। अब क्या किया कि इस k की जगह इस 8 को लिखा और समीकरण बनाया, y बटे x बराबर, यहाँ से ये आ गया, y बटे x बराबर k, k की जगह मैंने k का मान यहाँ भी 8 था, यहाँ भी 8 था, 8 भर दिया। अब इसके बाद हमने सवाल की तरफ वापस आए, यहाँ पे y का मान 56 है और x का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सवाल, y का मान 56, x का मान निकालो। फिर से इस समीकरण को मैंने y की जगह 56 लिख दिया, x निकालना था 8 अपनी जगह, ये सब तो 8 को इधर लाया, x को इधर लाया, 8 एकम 8 8 56, तो ये आ गया पहला उत्तर, x बराबर 7, तो x बटे 7 आ गया। फिर दूसरे में क्या लिखा है, x का मान 12 है, y का मान निकालना है, x का 12 है, y का मान निकालना। फिर से इसी समीकरण में y निकालना था, इसलिए y ऐसा का वैसा, x की जगह x का मान 12 8। अब यहाँ पे 12 नीचे था, इधर लेके गए क्योंकि x अकेला चाहिए अपने को, तो 12 गुना 8 किया तो 96, तो y का मान 96 आ गया, ये 96 मैंने लिख दिया। और आखिरी में जो तीसरा भाग यहाँ पर मैंने किया, तीसरा भाग, इस तीसरे भाग में x का मान कितना, y का मान कितना है 160, x का मान निकालना है। फिर से इस समीकरण में लिखा y की जगह 160, x का निकालना है, और x k का मान है 8, x गया इधर, 8 आया नीचे, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 0 पे 0, x का मान आ गया 20, x का मान आ गया 20। अब ये सही है कि गलत है कि बहुत आसानी से समझ जाता है, कैसे, देखिए 1 का गुणा 8 से किया तो 8 एकम 8, 4 का गुणा 8 से किया तो 4 8 32, 7 का गुणा 8 से किया तो 7 8 56, 12 का गुणा 8 से किया तो 12 8 96, 20 का 8 से किया तो 160। ये 8 है क्या, ये 8 एक का मान। फिर से देखिए
एक सब में किसका गुणा कर रहे हैं हम लोग? 8 का गुणा कर, क्योंकि का मान 8 है। 8 एकम 8, 4 8 32, 7 8 56, 12 8 96, 20 8 160। मतलब अपने सब उत्तर यहीं पे अपने को 8 8 8 से पता लगता है। और इस एक 8 ही क्यों लिया? क्योंकि 8 ये अचरांक है। अचरांक के मतलब सबके मान बदल जाएंगे, इसके मान बदले हुए दिख रहे, इसके मान बदले जा रहे, लेकिन 8 का मान नहीं बदलेगा, इसलिए इसको स्थिरांक या अचरांक बोलते हैं। और इसी प्रकार के सवाल को हम लोग क्या करते हैं? विचरण कहते हैं। अभी आपकी किताब में से मैंने आपको एक सवाल हल करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है, और ये सब क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करना है और 5 करना है। होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कैसा करेंगे? सिर्फ इतना ही करना है आपको, बाकी छोटा सा सवाल है, 4 करना ही नहीं अपने को। तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 भी कैसा करेंगे? सिर्फ एक ही भाग के जैसे, ये सब नहीं करेंगे क्योंकि टेबल ही नहीं है। इस सवाल में 3 सवाल मैंने करके दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में सिंगल सवाल है, तो वही आपको सिंगल सवाल 3 और 5 करने, मैंने 2 कर दिए। इस प्रकार से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आप करेंगे उसका फोटो निकालो और मुझे भेजो। पुराने अगर कोई विद्यार्थी लेट ज्वाइन हुआ तो वो बता सकता है कि सर मेरे को ये पार्ट नहीं आया, ये पार्ट मैंने वीडियो नहीं देखा, तो मैं उस वीडियो को दोबारा भेजूंगा। परंतु आप कुछ नहीं बता रहे, इसका मतलब न ही आपको पढ़ना है और न ही आपको कुछ देखना है, तो फिर आपकी कॉपियाँ कैसे कंप्लीट होगी? आप दूसरे के घर तो जा नहीं सकते, ना ही स्कूल में आ सकते, जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि आपका कौन सा भाग, कौन सा पार्ट अपूर्ण रह गया, तब तक मैं कैसे वीडियो भेजूंगा। इसलिए आपने खुद मुझे बताना है कि सर मेरा दूसरा पार्ट रह गया, तो मैं दूसरे पार्ट का, या मेरा पहला पार्ट, या तो फिर दूसरा उपाय है कि आप अपने दोस्तों से या सहेलियों से कॉपी लेके कॉपी पूरी करें। यहीं पे रुकता हूँ। आखिरी पार्ट विचरण का 7.1 हमने यहाँ पर आज पूरा किया। थैंक यू।